नमस्कार। पश्चिम बंगाल की भारतीय जनता पार्टी की जीत के महत्व को लेकर बहुत तरह तरह की स्टोरीज लिखी जा रही हैं, बताई जा रही हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं, भारतीय जनता पार्टी पूरा हिंदुस्तान जीत लेती और अगर पश्चिम बंगाल उसमें शामिल नहीं होता तो ये भाजपा के लिए बहुत ही गहन विचार विमर्श का विषय होता। और आप यकीन मानिए कि अगर नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी नहीं हुई होती तो पश्चिम बंगाल संभवतः भारतीय जनता पार्टी के नक्शे पर कभी आ ही नहीं सकता था। 2026 में विधानसभा चुनाव में भाजपा की जो ये विजय है, ये केवल चुनावी गणित या सत्ता विरोधी लहर, जिसको एंटी इनकम्बेंसी कहते हैं, उसका परिणाम नहीं है। यह स्वतंत्र भारत के राजनीतिक इतिहास के सबसे बड़े वैचारिक मील के पत्थरों, जिसे कहते हैं आइडियोलॉजिकल माइलस्टोन्स में से एक है। 2014 के बाद से भारत में जो दक्षिणपंथी राजनीतिक उभार देखा गया है, उसकी पूर्णता पश्चिम बंगाल की इस महाविजय के बिना अधूरी थी। इस जीत के कई स्तरों पर वैचारिक निहितार्थ हैं जो आने वाले दशकों की राजनीति को परिभाषित करेंगे। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल को जीतना बेहद 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 आवश्यक था। इसके बिना भाजपा की कोई भी जीत अधूरी थी। भारतीय जनता पार्टी के साथ उसकी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसे आरएसएस कहते हैं, उसके लिए बंगाल जीतना एक साधारण राजनीतिक लक्ष्य नहीं था, बल्कि यह एक गहरी भावनात्मक और वैचारिक प्यास थी। भाजपा का मूल स्रोत भारतीय जनसंघ 21 अक्टूबर 1951 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा दिल्ली में स्थापित किया गया था। डॉक्टर मुखर्जी कलकत्ता के एक अत्यंत प्रख्यात और संभ्रांत बंगाली परिवार से आते थे और वे 1930 तथा 1940 के दशक में बंगाल की प्रांतीय राजनीति के एक प्रमुख स्तंभ थे। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भारतीय राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक संरक्षण और विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के भारत में पूर्ण एकीकरण के लिए उन्होंने समर्पित कर दिया था। उनका कहना था कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे। और 2019 में अमित शाह ने वो करके दिखाया, जब जम्मू कश्मीर को भारत के संविधान के साथ उन्होंने जोड़कर दिखाया, 370 को वहां से हटाकर। यह भारतीय राजनीति की एक बड़ी ऐतिहासिक विडंबना थी कि जिस राजनीतिक और सांस्कृतिक विचारधारा का जन्म एक बंगाली बुद्धिजीवी के मस्तिष्क से हुआ, वह विचारधारा दशकों तक उत्तर और पश्चिम भारत, जिसे हिंदी बेल्ट कहते हैं, उसमें तो फली फूली, लेकिन स्वयं बंगाल की भूमि इसे बाहरी आउटसाइडर या उत्तर भारतीय पार्टी कहकर खारिज किया जाता रहा। 2026 की इस प्रचंड जीत को भाजपा के रणनीतिकारों और वैचारिक विचारकों द्वारा एक वैचारिक घर वापसी, जैसे इसे कह सकते हैं आइडियोलॉजिकल होम कमिंग के रूप में देखा है और प्रचारित यह किया जा रहा है। चुनाव परिणामों के रुझान स्पष्ट होने के साथ ही कोलकाता के मैदान में डॉक्टर मुखर्जी की प्रतिमा के समक्ष कार्यकर्ताओं का एक विशाल जमावड़ा हुआ और उत्सव इस बात का प्रतीक था कि एक सर्कल अब पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने विजय संदेश में इसे सुशासन की राजनीति की जीत बताया, जबकि पार्टी प्रवक्ताओं की तरफ से इसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की महान विरासत को सच्ची श्रद्धांजलि करार दिया गया। अमित शाह ने भी अपने संबोधन में इसका जिक्र किया। यह जीत इस बात को सैद्धांतिक पुष्टि करती है कि बंगाल के लोगों ने अंततः उस विचारधारा को दिल से स्वीकार कर लिया है जो उन्हीं की मिट्टी से उपजी थी। इसने भाजपा पर लगे हिंदी भाषी पार्टी के ठप्पे को हमेशा के लिए धो दिया और इसे एक सच्चे अखिल भारतीय स्वरूप में स्थापित कर दिया। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री अपनी स्पीच दे रहे थे, अंग बंग और कलिंग की उन्होंने बात की थी। आप जानते ही हैं कि भाजपा की यह जीत किसी एक राज्य की सीमाओं तक सीमित नहीं है। यह भारत के पूर्वी तट पर एक पूर्ण राजनीतिक और सांस्कृतिक चाप, जिसे कहते हैं आर्क, उसके निर्माण को पूरा करती है। राजनीतिक विश्लेषकों और वैचारिक रणनीतिकारों ने इस ऐतिहासिक विस्तार को अंग से कलिंग तक के प्रभाव क्षेत्र के रूप में वर्णित किया है, जो प्राचीन भारत के भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों बिहार, जिसे अंग कहा जाता है, बंगाल यानी कि बंग, और ओडिशा कलिंग, उसको जोड़ता है। और यह आर्क रातों रात नहीं बना,
बल्कि यह 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के सत्ता में आने के बाद शुरू हुए एक व्यवस्थित और एक दशक लंबे राजनीतिक प्रोजेक्ट के रूप में सामने आया। इस अंग से कलिंग तक के आर्क को पूरा करने के लिए वैचारिक अर्थ यह है कि भाजपा अब पूरी तरह से एक हिंदी हार्टलैंड केंद्रित पार्टी के सांचे से बाहर निकलकर एक ट्रूली नेशनल पॉलिटिकल मशीन के रूप में तब्दील हो चुकी है। और यह दर्शाता है कि भाजपा का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद मॉडल इतना लचीला और समावेशी हो गया है कि यह विभिन्न क्षेत्रीय भाषाएं और सांस्कृतिक पहचानों, जिसे कहते हैं कि रीजनल आइडेंटिटीज के साथ सहजता से सामंजस्य बैठा सकता है। बंगाल में पार्टी ने बांग्ला उपराष्ट्रवाद को खारिज करने के बजाय उसे वृद्ध हिंदू राष्ट्रवाद के आख्यान के भीतर सफलतापूर्वक समाहित कर लिया। और देखिए, वर्ग संघर्ष जिसे कहते हैं कि क्लासेस से जो सांस्कृतिक पहचान होती है, उसकी भी ये एक प्रकाष्ठा है। देखिए, राजनीतिक विमर्श में आमूलचूल परिवर्तन स्वतंत्रता के बाद से पश्चिम बंगाल की राजनीतिक संस्कृति भारत के अन्य राज्यों से काफी भिन्न रही थी। यहां की राजनीति ने धर्म या जाति आधारित पहचान के बजाय क्लास स्ट्रगल, भूमि सुधार और कृषक मजदूर अधिकारों को प्राथमिकता दी थी। वाम मोर्चे के 34 वर्षों के शासन ने राज्य के बौद्धिक और सामाजिक ढांचे को एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष और मार्क्सवादी सांचे में ढाल दिया था जहां धर्म आधारित राजनीति लामबंदी को न केवल हतोत्साहित किया जाता था बल्कि उसे प्रतिगामी विपक्षी माना जाता था। जब 2011 में ममता बनर्जी की टीएमसी ने वामपंथियों को उखाड़ फेंका तो उन्होंने इस तथाकथित धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बनाए तो रखा, लेकिन सत्ता में बने रखने के लिए उन्होंने माइनॉरिटी अपीजमेंट यानी कि अल्पसंख्यक तुष्टीकरण को संस्थागत रूप दे दिया। मस्जिदों के इमामों को मासिक वजीफा देना, नागरिक संशोधन अधिनियम सीएए का तीव्र विरोध करना और जनसांख्यिकीय बदलावों के प्रति आंखें मूंद लेना इसके ज्वलंत उदाहरण बने। भाजपा की 2026 की वैचारिक जीत का सबसे बड़ा महत्व इस बात में है कि उसने इस स्थापित वामपंथी टीएमसी ढांचे को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। भाजपा ने समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों जैसे मतुआ, राजवंशी, बाउरी और अन्य अनुसूचित जातियों व जनजातियों को अपने समावेशी हिंदुत्व, इंक्लूसिव हिंदुत्व के छाते के नीचे ला खड़ा किया। पार्टी ने सफलतापूर्वक यह विमर्श स्थापित किया कि टीएमसी का शासन वास्तव में धर्मनिरपेक्ष नहीं है बल्कि यह बहुसंख्यक विरोधी है, अल्पसंख्यक की तुष्टि करता है। यह जीत यह प्रमाणित करती है कि बंगाल का मतदाता अब स्वयं को केवल एक कृषक, मजदूर या बुद्धिजीवी के रूप में नहीं बल्कि एक सांस्कृतिक और धार्मिक इकाई के रूप में देख रहा है। यह बंगाल में वर्ग आधारित राजनीति की अंतिम मृत्यु और कल्चरल रिनेसेंस की राजनीति की स्थायी स्थापना है। जनसांख्यिकी मिथकों का भी खंडन हुआ है। अक्सर लोग कहते हैं कि जो मुस्लिम वोट हैं वो जिसके तरफ चले जाते हैं वो वीटो हो जाता है, वो उसको जिता देते हैं। लेकिन भारत का जो सेफोलॉजी का लंबे समय का एक स्थापित सिद्धांत माना जाता रहा है कि मुसलमान वोट डिसाइड करते हैं कि कौन जीतता है, भाजपा ने अपने बलबूते पर कई राज्यों में इसको नेस्तनाबूद किया है। भाजपा उन राज्यों में अपने बलबूते सत्ता हासिल नहीं कर सकती थी जहां मुस्लिम आबादी का प्रतिशत 25 से 30 के पार हो। पश्चिम बंगाल में ऐसा ही था। यहां पर अल्पसंख्यक, खासतौर से मुसलमान आबादी लगभग 27% से अधिक है और इस सिद्धांत का सबसे बड़ा और जीवित उदाहरण इसी को माना जाता था। 2026 में 200 से अधिक सीटें जीतना भाजपा की सबसे बड़ी वैचारिक विजय है क्योंकि इसने इस डेमोग्राफिक मिथ को हमेशा के लिए चकनाचूर कर दिया है। पार्टी ने सिद्ध कर दिया कि वह एक मजबूत हिंदू कंसोलिडेशन और बूथ स्तरीय माइक्रो मैनेजमेंट के माध्यम से किसी भी प्रकार की जनसांख्यिकीय बाधा को पार करते हुए थंपिंग मेजॉरिटी हासिल कर सकती है। यह आरएसएस के उस दीर्घकालिक वैचारिक लक्ष्य की अभूतपूर्व सफलता है जो बहुसंख्यक समाज को जातियों, उपजातियों और भाषाई खांचों से निकालकर एक समेकित एकमुश्त वोट बैंक के रूप में बदलने पर केंद्रित रहा है। देखिए, लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी से जीतना चाहती थी और पिछले 10 साल में तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की टीम ने इसके लिए अथक प्रयास किए, लेकिन खासतौर से जो पिछले 5-6 साल हैं उसमें बीजेपी ने यहां बहुत जबरदस्त काम किया।
पश्चिम बंगाल पर कब्जा करने के लिए भाजपा ने अपनी पूरी राजनीतिक, सांगठनिक और प्रशासनिक शक्ति को झोंक दिया था। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पार्टी का पूरा केंद्रीय नेतृत्व, इन सब ने बंगाल को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बना लिया था। और इस अभूतपूर्व डेस्परेशन और असाधारण ऊर्जा के निवेश के पीछे केवल एक राज्य जीतने की लालसा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे कई गहरे रणनीतिक, राष्ट्रीय राजनीतिक और वैचारिक कारण थे। 2024 के झटके की भरपाई और 2029 के लिए एक अभेद्य राजनीतिक बफर का निर्माण करना भाजपा के लिए आवश्यक था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा झटका लगा था। वो बहुमत का जो जादुई आंकड़ा होता है 272, उसको पार करने में विफल रही थी। हालांकि एनडीए की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, लेकिन सरकार चलाने के लिए उन्हें टीडीपी और जेडीयू जैसे क्षेत्रीय सहयोगियों पर निर्भर होना पड़ा। इस झटके ने भाजपा की इनविंसिबिलिटी, उसकी छवि को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी हद तक कमजोर कर दिया था। भाजपा के मुख्य रणनीतिकारों को यह स्पष्ट रूप से पता था कि यदि 2029 में होने वाले आम चुनाव, राष्ट्रीय चुनाव में सत्ता में अपनी शर्तों पर वापसी सुनिश्चित करनी है और सहयोगियों की निर्भरता के जोखिम को खत्म करना है, तो उन्हें इस नए भौगोलिक क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोकसभा सीटें निकालनी होंगी, जो पहले उनकी पहुंच से बाहर था। पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 42 सीट्स हैं, जो देश में तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। 2026 में राज्य की सत्ता पर पूर्ण प्रशासनिक नियंत्रण स्थापित करके भाजपा ने 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए एक स्ट्रेटेजिक बफर तैयार कर लिया है, जिसे कहते हैं रणनीतिक बफर। राज्य मशीनरी, पुलिस, स्थानीय प्रशासन अब सब भाजपा के नियंत्रण में है, जो आगामी आम चुनावों में 2029 के चुनाव में पार्टी के पक्ष में माहौल को और अधिक अनुकूल बनाएगा। और यह जीत प्रधानमंत्री मोदी की जो राजनीतिक हेजेमनी है, उसको पुनः स्थापित करने और उनके राजनीतिक प्रभाव का निर्विवाद विस्तार करने के लिए नितांत आवश्यक थी। विपक्ष के सबसे मजबूत चेहरे ममता बनर्जी का राजनीतिक अवमूल्यन और विपक्षी एकता का वध पिछले एक दशक के दौरान लगभग, विशेषकर 2014 के बाद से, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी की सबसे उग्र, अडिग और मुखर आलोचकों में से एक थी। ऐसे समय में जब भारत का अधिकांश विपक्ष, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी, अक्सर बिखरा हुआ और दिशाहीन था और रक्षात्मक प्रतीत होता था, ममता बनर्जी अपने राज्य को एक अभेद्य किले में तब्दील करके बैठी थी। वे राष्ट्रीय स्तर पर भाजपा विरोधी क्षेत्रीय संगठनों की धुरी थी, फोकल पॉइंट जिसे कहते हैं, उसको बनने की वो लगातार कोशिश कर रही थी और स्वयं को मोदी के राष्ट्रीय विकल्प के रूप में पेश करने की इच्छा उनकी जबरदस्त थी। अभी भी वो कह रही हैं कि मैं हार गई हूं, लेकिन मैंने जो है उड़ना नहीं छोड़ा है, मैं इंडिया अलायंस को एक करूंगी और फिर से मोदी के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगी। यह साफ दर्शाता है कि वो किस प्रकार से मोदी का विकल्प बनने के लिए बेसब्र थी। भाजपा के लिए पश्चिम बंगाल जीतने की व्यग्रता का एक बड़ा कारण केवल एक राज्य जीतना नहीं था। इसका मुख्य उद्देश्य विपक्ष के सबसे बड़े, सबसे आक्रामक और जुझारू नेतृत्व का पॉलिटिकल डिकैप्शन करना था। आप जिसे कह सकते हैं राजनीतिक वध। 2026 के चुनाव में भाजपा ने न केवल सरकार बनाई है, बल्कि एक अत्यंत उच्च दांव वाले हाई स्टेक्स मुकाबले में भवानीपुर जैसी वीआईपी सीट पर ममता बनर्जी को उनके ही पूर्व सहयोगी शुभेंदु अधिकारी के हाथों 15,000 मतों से चुनाव हरवा दिया है और उनकी जो पर्सनल ऑरा है उसको पूरी तरीके से खंडित कर दिया है। इस एक हार ने ममता बनर्जी की उस छवि को भी नष्ट कर दिया जिसे उन्होंने 2021 में नंदीग्राम हारने के बाद भी बनाए रखा था। मुख्यमंत्री का अपनी ही सीट हारना और पार्टी का 80 सीटों पर सिमट जाना पूरे राष्ट्रीय विपक्ष के मनोबल पर एक गहरा आघात है, जिससे विपक्षी एकता का ढांचा छिन्न भिन्न हो गया है और यह भाजपा द्वारा छेड़े गए एक मनोवैज्ञानिक युद्ध में मिली सबसे बड़ी रणनीतिक सफलता थी। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल जीतना किसी भी राज्य को जीतने से बहुत आवश्यक था। और मैंने शुरुआत में बताया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो आरएसएस के वैचारिक संस्थापक थे, उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी यह चाहती थी कि हम हर हाल में यहां सत्ता में आए और अमित शाह ने यह करके दिखाया।
आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज अवश्य कर लें। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।